यस डियर स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम स्टडी करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Yes students, we will see here the efficiency of Carnot cycle. Efficiency of Carnot cycle. लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपने कार्नोट साइकिल जो थी उसको डिटेल में स्टडी किया था. ठीक है, उससे आपके पास डेरिवेशंस जो था वो आपने ड्राइव किया. नाउ हम देखेंगे कि आपके पास जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे देख पाएंगे. ठीक है, तो देखिए जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की, जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी here efficiency of Carnot cycle. कार्नोट साइकिल, और एफिशिएंसी को मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन किससे करूंगी, यहाँ उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ईटा से. ठीक है, एफिशिएंसी को मैंने ईटा से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है. ठीक है, तो ये देखो क्या होता है आपके पास, एफिशिएंसी को मैं कहूंगी इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, ratio of work done by the system, work done by the system, कितना सिस्टम ने काम किया, to the amount of heat absorbed at higher temperature, ठीक है. क्या लिखा है हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि देखिए जो आपके पास एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की, दैट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन. ठीक है, कितना काम हुआ सिस्टम के थ्रू, कब, जब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया. ठीक है, तो हमें उसका किसके रेस्पेक्ट में वर्क डन देखना होगा, कितने अमाउंट उसने हीट एब्जॉर्ब की है. ठीक है, तो आप इसको एफिशिएंसी को कैसे राइट डाउन कर सकते हो, वी कैन राइट एफिशिएंसी लाइक दिस, दैट एफिशिएंसी is equal to work done by the system, आपने बोल दिया. ठीक है, कब किया है वर्क डन, जब उसने हीट एब्जॉर्ब की. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर, मैंने क्यों बोला एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा भाई हीट, वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को सोर्स से, और सोर्स का आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, हायर होता है. ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ने कितना काम किया, जब उसने कितने क्यू अमाउंट, यदि मैं मान लूं क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, तो सिस्टम ने जितना काम किया दैट इज द एफिशिएंसी. ठीक है, जैसे आपने खाना खाया और आपने खाना खाने के बाद कितना काम किया, दैट इज योर एफिशिएंसी. इसी तरह से कार्नोट साइकिल की भी एफिशिएंसी है कि उसने कितनी हीट ली और कितना काम किया, वही उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी. नाउ यदि हम एफिशिएंसी को ऐसे राइट डाउन करें तो भी सही है कि मैंने वर्क डन को W से रिप्रेजेंट कर दिया, और हीट क्या है आपके पास एट हायर टेम्परेचर, रिजर्वर की जो हीट है उसको मैंने लिख दिया Q2. ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर Q2. ओके, नाउ देखिए आपके पास W की वैल्यू आपने कार्नोट साइकिल से ऑब्टेन की थी. ठीक है, W की वैल्यू कहाँ से ली थी, कार्नोट साइकिल की, फ्रॉम कार्नोट साइकिल से आपको W की वैल्यू भी मिली थी एंड Q2 की वैल्यू भी मिली थी. ठीक है, तो देखो W की वैल्यू आपको फाइनल स्टेट के अंदर मिली. फाइनल स्टेट के अंदर जो आपने देखा था तो W की वैल्यू वहां पर क्या थी, W इज इक्वल टू आपके पास क्या था, R T2 माइनस T1 ln, और क्या था V2 बाई V1, यही थी. ओके, और उसी तरह से जो Q2 थी, जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, जब आपके पास क्या आया था, वर्क डन नेगेटिव आया था, तो उस टाइम जो W था वो किसके बराबर था, Q2 के बराबर था. ठीक है, Q2 के बराबर था. एट दैट टाइम आपके पास जो हीट आई थी, दैट इज Q की वैल्यू, वो क्या थी भाई आपके पास, दैट वन इज RT ln, RT टेम्परेचर कैसा था,
सोर्स का टेम्परेचर, तो RT2 ln एंड देन आपके पास क्या था V2 बाई V1, वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हुआ था, V1 से वॉल्यूम V2 पे चला गया था। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको मैं इक्वेशन, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को नाम दूं, ईटा इज इक्वल टू, मैंने एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q2 लिखा है, उसको यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट दूं तो उसके अंदर इन वैल्यूज को राइट डाउन पुट अप कर दीजिए। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस की W एंड Q2 किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दीजिए वैल्यूज को। ठीक है, तो आपके पास क्या है भाई, ईटा है। एफिशिएंसी किसके बराबर है, वर्क डन क्या लिख रखा है आपने, आपने लिखा है RT2, मैंने W की जगह उसकी वैल्यू पुट अप कर दी है। ठीक है, RT2 माइनस T1, देन क्या है ln V2 अपॉन V1। ठीक है, ये दिया है। अपोन में क्या है आपके पास, Q2 है, और Q2 की वैल्यू भी आपके पास यहाँ ऊपर प्रेजेंट है। वो क्या लिखी है हमने, वो हमने यहाँ पर लिखी है वैल्यू उसकी, दैट इज RT2 ln देन क्या है V2 अपॉन V1। ठीक है, अब जो टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, आप उन टर्म्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाती है, R से R कैंसिल हो जाता है, ln2 से V2 बाई V1 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास अब यहाँ पर क्या निकल के आता है, ओवरऑल आपके पास यहाँ बच क्या जाता है, आपके पास बचता है T2 माइनस T1 अपॉन क्या बच गया, T2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो कि आपके पास जो एफिशिएंसी आई है ना, आपके पास एफिशिएंसी आई है, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, यही तो आई है आपके पास, दिस इज द एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपके पास क्या आई है, एफिशिएंसी आई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए T2 क्या है, T1 क्या है, T2 किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जहां से जो है हीट आ रही थी उसका टेम्परेचर क्या है, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। और T1 क्या है भैया आपके पास, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ठीक है, ये आपके पास यहां से आया है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आता है ना, ये जो रिलेशन यहाँ आपको ऑब्टेन हुआ है, दिस वन, ये जो रिलेशन आपको यहाँ ऑब्टेन हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है भाई, कार्नोट थ्योरम बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कार्नोट थ्योरम। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कार्नोट थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, देखो उसने ये कहा है कि जो एफिशिएंसी होती है ना रिवर्सिबल हीट इंजन की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर, और साथ ही साथ सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यही क्या है आपके पास, कार्नोट थ्योरम। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार्नोट थ्योरम, क्या बोलेंगे आप, दैट इज अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, आप लिख दीजिए द एफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, किसका, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, टेम्परेचर ऑफ द source as well as the sink, as well as on the temperature of sink। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है भाई, नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस आपके पास क्या था, हमने क्या लिया था, 1 मोल ऑफ गैस लिया था। तो 1 मोल ऑफ गैस के ऊपर उसका नेचर है ना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कि सोर्स का टेम्परेचर क्या था, सिंक का टेम्परेचर क्या था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्नोट थ्योरम ने क्या किया है भाई, दिस वन इज अ कार्नोट थ्योरम, और कार्नोट थ्योरम ने आपको बताया है कि जो एफिशिएंसी होती है,
ठीक है। जो आपके पास एफिशिएंसी होती है किसकी, रिवर्सिबल हीट इंजन की, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, एंड इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये था आपके पास कार्नोट थ्योरम, या आप इसकी डेफिनेशन, आप कार्नोट थ्योरम की डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हो। कार्नोट थ्योरम जो है उसकी डेफिनेशंस कैसे दे सकते हो, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन जब दो सेम टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑल द रिवर्सिबल, ठीक है, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल तो था ही, साइक्लिक है ना, ऑल द रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन हीट इंजन वर्किंग between the same temperature। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या है, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर दोनों का सेम है देन दे हैव सेम एफिशिएंसी, देन दे हैव सेम एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी, दे हैव सेम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है कार्नोट थ्योरम की। या इसके अलावा आप कैसे बोल सकते हो कार्नोट थ्योरम की, कि जो आपके पास एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल हीट इंजन की, वो मैक्सिमम किस कब होगी, फॉर ए गिवन टेम्परेचर। तो वी कैन राइट हियर आल्सो दैट इज द efficiency of a reversible the efficiency of a reversible heat engine is maximum, is क्या होगी, मैक्सिमम, मैंने बोल दिया मैक्सिमम कब रहेगी, वो मैक्सिमम रहेगी फॉर ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि सारा खेल किसका है, टेम्परेचर का है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का में जो भी रोल दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा। जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं भाई, सोर्स के टेम्परेचर, सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन जो होंगे, ठीक है, उनकी वर्किंग यदि आपके पास सेम टेम्परेचर पे हो रही है, यदि वो क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या रहेगी भाई, आपके पास सेम रहेगी, दे विल शो सेम एफिशिएंसी। या आप ये कह सकते हो कि एफिशिएंसी यदि मुझे रिवर्सिबल हीट इंजन की देखनी है कि कब मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम होगी जो टेम्परेचर वहां पर दिया गया है एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब अब आपको यहाँ से ये पता चल गया, आपको यहाँ से ये पता चल चुका है कि जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई, टोटली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी किसकी, ऑफ हीट इंजन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन किस पे डिपेंड कर रही है, टोटली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और किस तरह से डिपेंड कर रही है, आपने एफिशिएंसी को कैसे देखा, आपने एफिशिएंसी को देखा है कैसे, T2 माइनस T1 अपॉन T2, यही तो देखा है, सोर्स का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन में क्या आ जाता है, सोर्स का टेम्परेचर। मतलब आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, यही भी तो निकाल सकते हो ना। ठीक है, यही तो आपके पास आएगा। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो भी कि द ग्रेटर हियर इज द ग्रेटर। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर, ग्रेटर इज द डिफरेंस between the two temperature, between two
टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमें क्या करना है, एफिशिएंसी को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हो भाई, डिफरेंस के। तो जितना ज्यादा आपके पास डिफरेंस आएगा उतनी ही क्या आ जाती है भाई आपके पास, ग्रेटर इज द एफिशिएंसी, greater is the efficiency of heat engine। ठीक है, ग्रेटर इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्नोट जो साइकिल थी, कार्नोट साइकिल से हमने ये देखा कि हमारे पास जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करती थी और उसी को हमने बोल दिया कि कार्नोट थ्योरम है ये। ठीक है, कार्नोट थ्योरम ने अपनी डेफिनेशंस दे दी, इसमें जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है उसकी एक डेफिनेशन बना के दी कि जो आपके पास एफिशिएंसी है टोटली डिपेंड करती है सोर्स के टेम्परेचर पे, सिंक के टेम्परेचर पे, वो डिपेंड नहीं करती है कि आपका वर्किंग सब्सटेंस का नेचर कैसा है। ठीक है, आपके गैस का नेचर कैसा है जो आपने सिलेंडर के अंदर भरी हुई थी। ठीक है, सेकंड इसने ये भी बोल दिया कि भाई आप क्या बोल सकते हो कि यदि सेम टेम्परेचर पे यदि कोई भी इंजन जो है वो सेम दोनों टेम्परेचर उसके सेम है तो उस केस में एफिशिएंसी उन दोनों की सेम रहती है। ठीक है, हमें मैक्सिमम यदि एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर के ऊपर टोटली डिपेंड वो कर रही है। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के अंदर उतनी ही ज्यादा आपके पास एफिशिएंसी जो है दिखाई जाएगी। नाउ देखिए आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। जब आपके पास प्रोसेस कैसा है भाई, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग में जितनी हीट अपने अब्जॉर्ब की उतना ही यदि वो काम करके दे दे। ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, नेट हीट एब्जॉर्ब जितनी होती है ना, नेट हीट एब्जॉर्ब, नेट हीट एब्जॉर्ब वो किसके बराबर रहेगी आपके पास, नेट वर्क डन, जितना काम किया, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास होता है। तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि आपके पास नेट हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है वो हम देखेंगे कि सिस्टम ने सोर्स से कितनी हीट ली थी और कितनी लॉस्ट हो गई, वही तो आएगी नेट हीट लॉस एब्जॉर्ब। तो हम बोल देते हैं कि आपके पास क्या हो जाता है, नेट हीट लॉस वर्क डन जो होता है, नेट हीट एब्जॉर्ब क्या होता है आपके पास, Q2 माइनस Q1। ठीक है, कि ये सोर्स से आई और ये सिंक को चली गई तो नेट हीट कितनी अब्जॉर्ब हुई, इसमें से जितना माइनस होगा वही तो अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, और वो किसके बराबर हो गई आपके पास, W वर्क डन के बराबर हो गई है। ठीक है, नाउ आपको एफिशिएंसी का पता है, आपने क्या कहा है अभी अभी आपने पढ़ा कि एफिशिएंसी क्या थी, वर्क डन था और उसके अपॉन में क्या था भी आपके पास, वर्क डन अपॉन Q2। यही तो कहा था, वर्क डन कितना होता है जब आपने Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, नाउ यदि मैं यहाँ पे इस W की वैल्यू, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो W की वैल्यू है इस वैल्यू को यदि एफिशिएंसी में पुट अप कर दूं, एफिशिएंसी की इक्वेशन में पुट करूं तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, आप यहाँ पे क्या ऑब्टेन कर लेते हो भी कि एफिशिएंसी क्या हो गई है आपके पास, अब एफिशिएंसी विल बिकम्स हियर, एफिशिएंसी एन जो है, एफिशिएंसी जो है आपके क्या आती है, वर्क डन, कितनी वैल्यू आ रखी है वर्क डन की, वो आ रखी है आपके पास Q2 माइनस Q1 अपोन में क्या था आपके पास, Q2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, यही था। ओके, नाउ यदि हम कंपेयर करें कि आपके पास एक और इक्वेशंस भी थी आपके पास, अभी अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वो तो होती है T2 माइनस T1 अपोन में T2। ठीक है, नाउ देखिए यदि इनके क्या है आपके पास, वन साइड इक्वल है, एफिशिएंसी दोनों इक्वल है। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो मीन्स अब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास क्या हो गया है, T2 माइनस T1 अपोन में T2 वो किसके बराबर आ जाता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आ जाता है, ये आपके पास यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन आपके पास क्या आया, क्या कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल पाते हो, सो वी कैन राइट हियर द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन्स यहाँ पर आपने क्या देखे, देखिए फर्स्ट आप ये देखते हो कि यदि मैंने दोनों टेम्परेचर को, T1 टेम्परेचर को T2 टेम्परेचर के बराबर रख दिया है। ठीक है, मतलब मैंने सिंक का जो टेम्परेचर है वो सोर्स के बराबर रख दिया है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा भाई, उस टाइम क्या होना है, अब उस टाइम तो क्या होगा, कोई हीट का फ्लो ही नहीं होगा। जब हीट का फ्लो ही नहीं होगा तो इट मीन्स वर्क डन भी नहीं होगा।
ठीक है, हीट क्या नहीं होगी, हीट फ्लो आपके पास नहीं करेगी, और यदि हीट फ्लो नहीं करेगी इसका मतलब किसी तरह का कोई वर्क डन वहां पर नहीं होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। यही तो आप बोलेंगे वर्क डन कब होता है, जब हीट मिले, एनर्जी मिलेगी तभी तो काम होगा। अब यहाँ तो क्या आ रहा है, दोनों की एनर्जी बराबर है, किसी को जरूरत ही नहीं है कि कोई ले हो या कोई एनर्जी हीट को दे, ठीक है, दैट्स व्हाई हीट फ्लो इज हियर 0 एंड वर्क डन हियर विल बी 0। कब केस है ये, ऐसा क्यों होता है, वर्क डन यहाँ पे 0 क्यों हो गया, देखिए क्योंकि जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस लेते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका रीजन, बिकॉज नो वर्क डन विल बी हियर, आप यहाँ पे बोलोगे नो वर्क इज डन इन दैट सिचुएशंस। रीजन यहाँ पर उसका ये होता है बिकॉज वर्क डन इन आइसोथर्मल, बिकॉज वर्क डन इन आइसोथर्मल, ठीक है, जब आपने आइसोथर्मल कंडीशंस देखी है कि कौन सी, एक्सपेंशन वाली, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, एट टेम्परेचर T2, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता था आपके पास, फर्स्ट ही कंडीशन थी ना, तो हमने टेम्परेचर T2 लिया था, सोर्स का टेम्परेचर था, विल कैंसिल, किसको कैंसिल करेगा, वो विल कैंसिल द, विल कैंसल्ड बोलेंगे, विल कैंसल्ड by the work done on the system, by the work done by the system, work done by the system in isothermal expansion, in isothermal expansion, टेम्परेचर क्या था एट टाइम, एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये हमने कहा है। हमने कहा कि यदि आपके पास दोनों ही टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, यदि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो गया एट दैट टाइम जो आपने वर्क डन देखा वो क्या है, 0 है, कोई किसी तरह का वर्क डन नहीं हुआ। रीजन ये है क्योंकि कोई हीट वहां पर फ्लो नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐसा वर्क डन 0 क्यों हुआ, वर्क डन इसलिए 0 हुआ क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि भाई आपके पास जब भी आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन देखते हो T2 टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, जो वर्क डन कब किसके थ्रू हुआ था, टेम्परेचर T2 के थ्रू हुआ था, उसके वर्क डन को किसके वर्क डन ने कैंसिल आउट कर दिया, जो वर्क डन टेम्परेचर T1 के थ्रू हुआ था, मतलब दोनों के जो वर्क डन थे ना, एट टेम्परेचर T2 का जो वर्क डन था वो, और टेम्परेचर T1 का जो वर्क डन था, टेम्परेचर T2 का वर्क डन एंड टेम्परेचर T1 का वर्क डन जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट जो आपके पास वर्क डन आता है दैट इज हियर 0, ठीक है। तो ये था आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। नाउ सेकंड कंक्लूजन आपके पास क्या है, हियर इज द सेकंड कंक्लूजन। तो सेकंड कंक्लूजन में आप ये देखते हो कि यदि मुझे एफिशिएंसी जो है ना कार्नोट साइकिल की यूनिटी करनी है, ठीक है, यदि मुझे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विल बी यूनिटी मुझे करनी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपके पास, यूनिटी हो सकती है, कब हो सकती है, विल बी यूनिटी, कब, यदि मैं क्या कर दूं, इफ वहां पर क्या हो जाए, इफ टेम्परेचर जो था ना सिंक का वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बिकम 0, मतलब अब जो आपके पास टेम्परेचर था 0 होने का मतलब है कांस्टेंट रहे, मतलब उसके अंदर किसी तरह का इंक्रीमेंट ना हो, ठीक है। तो कब इंक्रीमेंट नहीं होगा, जब उसे हीट नहीं मिलेगी, ठीक है, इट मीन्स Q2 से जो हीट गई है, जो Q2 अमाउंट में हीट गई है टेम्परेचर T2 से, वो T1 को नहीं मिलनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है कि कार्नोट साइकिल यूनिटी शो कर सकता है, ठीक है, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो यूनिटी शो कर सकती है, बट ऐसा कभी होता ही नहीं है, बट द टेम्परेचर ऑफ T1, बट T1 टेम्परेचर never be 0,
नेवर बी जीरो। ये आप याद रखोगे कि T1 का टेम्परेचर तो 0 होने से रहा, तो एफिशिएंसी भी 1 होने से रही, मतलब कंप्लीट एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि टेम्परेचर जो है T1 का वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा है भाई, T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो इसको आप यदि देखोगे तो क्या हो गया, T2 माइनस T1 बाई T2। तो इसमें आप क्या देखते हो, ये दोनों कैंसिल आउट होके आपको क्या देंगे, T1 बाई T2। यही तो आया आपके पास, यही आता है। मतलब ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। दैट्स व्हाई वी से दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या कार्नोट साइकिल आप बोल सकते हो, ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या मिलेगी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। ठीक है, कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि आपके पास सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, तभी तो आपके पास वर्क डन, मतलब एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं आई ना। इट मींस आपके पास कंप्लीट हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है हायर टेम्परेचर के ऊपर, सो दैट कि वो उसको टोटल कन्वर्ट कर सके वर्क के अंदर। ठीक है, तो ये था आपके पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। नाउ देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के इसके ऊपर आते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के ऊपर। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 200 केल्विन एंड 1000 केल्विन। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ लिया इसने आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट करो आप किसकी, एफिशिएंसी फाइंड आउट करो हीट इंजन की। ठीक है, जो कब वर्क कर रहा है, जब इसके ऊपर क्या दे रखा है, 200 केल्विन और 1000 केल्विन। ये क्या है आपके पास, टेम्परेचर है। दीज आर द टेम्परेचर्स। ठीक है, तो आपको जो गिवन है आप उसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, आप गिवन है उसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट मेरे पास गिवन है टेम्परेचर गिवन है, मैंने कहा टेम्परेचर फर्स्ट एंड टेम्परेचर सेकंड। ठीक है, एक सोर्स का और एक सिंक का टेम्परेचर मैंने लिया कि यदि आपके पास T1 क्या है, 200 केल्विन है, और दूसरा क्या है भी आपके पास 1000 केल्विन टेम्परेचर्स यहाँ पर गिवन है। नाउ मुझे क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है भी आपके पास, T2 माइनस T1, दिस वन इज द T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन क्या है आपके पास, T2। यही तो फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग तो आप क्या निकालते हो, एफिशिएंसी निकालते हो। आपके पास T2 दे रखा है, T1 दे रखा है, बस आपको तो वैल्यूज पुटअप करनी है और इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, इसकी एफिशिएंसी आपके पास हो जाएगी, T2 की वैल्यू कितनी है 1000, तो मैंने लिखा 1000, माइनस कितना करना है मुझे इसमें से 200। ओके, देन मुझे क्या करना है भाई, 1000 से उसको डिवाइड करना है, क्योंकि T2 उसके डिवाइड में है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आता है भाई, यहाँ से आपके पास आता है 800 अपॉन में 1000। ठीक है, जो वैल्यू कटती है वो काट दीजिए और आपके पास ओवरऑल यहाँ पे एफिशिएंसी आती है 0.8। ठीक है, यदि इसने मुझसे पूछा हो कि परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपके पास एफिशिएंसी की आई है 0.8, क्या आई है आपके पास, वैल्यू आई है आपके पास 0.8, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, परसेंटेज में आ जाएगी। आपके पास देखा कि यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, 80% है। आपने यहाँ क्या देखा, एफिशिएंसी यहाँ पर इस हीट इंजन की कितनी आई है, 80% आई है, जब उनके टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस आपके पास 800 है। ठीक है, 800 डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 गिवन है। आपने सीधा क्या करना है, आपने तो सीधा उठाना है और इसके अंदर क्या कर देना है भाई, वैल्यूज पुटअप कर देनी है। फॉर्मूला आपके पास पता है क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन में T2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज T1 इज ऑफ T2 फॉर ए हीट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 50%।
ठीक है। क्वेश्चन में क्या है देखिए, इसने आपसे क्या पूछा है कि कितना परसेंट रहेगा T1 T2 का। दिस वन इज द नोट ऑफ, यहाँ पर क्या है भैया आपके पास वन ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर वन ऑफ है। व्हाट परसेंट T1 इज ऑफ T2, कितना परसेंट रहेगा T1 T2 का कि हीट जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या हो, 50% हो। ठीक है, अब आपको एफिशिएंसी दे दी है, टेम्परेचर्स जो है, ठीक है, टेम्परेचर्स के बारे में पूछा कि फर्स्ट टेम्परेचर जो है उसकी एफिशिएंसी, उसका कितना परसेंट पार्ट जो रहेगा T2 का। ठीक है, तो लिख दीजिए इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास गिवन है यहाँ पर एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप निकालते हो फॉर्मूला एफिशिएंसी, वो क्या होता है T2 माइनस T1 अपॉन में क्या होता है T2। ये फॉर्मूला आप लगा के बैठे हो क्योंकि आपको याद है, ये कार्नोट साइकिल से आपके पास आया था। ठीक है, अब देखिए यदि मैं क्या करूं यहाँ से, यदि मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकती हूँ 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि यदि मैं एफिशिएंसी देखूं, ये क्या आया आपके पास, ये आपके पास आया एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने T1 अपॉन T2 को एक साइड लिख लिया और क्या कर दिया है 1 माइनस एफिशिएंसी, यही कर दिया। तो आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू क्योंकि उसने दी थी तो मैं इसके अंदर पुट अप कर देती हूँ। 1 माइनस एफिशिएंसी कितनी दी है, 50% दी है। 50% का आप निकाल लीजिए, 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो ये आपके पास क्या आ गई 0.5। ठीक है, ये आपके पास आ गई है 0.5, वो परसेंटेज में थी, मैंने इसको 0.5 लिख लिया है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि T1 अपॉन T2 वो क्या आया, वो आपके पास आया है 1 माइनस 0.5। ओके, तो 1 में से यदि हाफ चला गया तो आपके पास क्या आता है T1 बाई T2 इज इक्वल टू 0.5 आ गया। यस, आ गया आपके पास। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आया 0.5। मुझे क्या चाहिए, मुझे T1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं T1 की वैल्यू देखूं यहाँ से, मुझे यहाँ से T1 की वैल्यू चाहिए तो निकाल लीजिए, T1 एक साइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 0.5 इंटू T2। ठीक है, 0.5 इंटू T2। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, मुझे परसेंटेज में यदि ये वैल्यू चाहिए क्योंकि इसने आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो आप क्या करोगे T1 इज इक्वल टू क्या हो गया अभी आपके पास 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास भाई 50%। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 50%। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि T1 कितना है भाई, T1 इज 50% ऑफ T2। T2 क्या है आपके पास, T1 इज 50% ऑफ T2। इसको देखने से भी पता चल जाता है। देखो क्या है कि आपके पास हमने कहा था एफिशिएंसी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स ना। तो आपने क्या देखा, एक की एफिशिएंसी 50% है तो बाकी दूसरा बचा उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 50% ही होगी। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है पुट अप कर सकते हो। आपको किसी भी एक की वैल्यू दे दे, ठीक है, आपको यहाँ पर टेम्परेचर या एफिशिएंसी में से किसी एक की वैल्यू देगा और या तो एफिशिएंसी निकलवाएगा या फिर टेम्परेचर की परसेंटेज आपसे निकलवा सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला, कंडीशन क्या दी मुझे, ऑफ ए स्टीम इंजन हैविंग 110 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर दे दिया इसने, एक 110 डिग्री सेल्सियस दे दिया, दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। ठीक है, पहला केस इसने आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलवाने के लिए बोला और आपसे ये कहा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करो जब आपके पास दो टेम्परेचर गिवन है 110 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फिर पूछ ली, व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इफ द बॉयलर टेम्परेचर, क्या दे दिया इसने आपके पास नया वर्ड यूज कर दिया, दैट इज द बॉयलर टेम्परेचर। बॉयलर टेम्परेचर क्या यूज किया है, बॉयलर टेम्परेचर वर्ड यूज किया है। बॉयलर टेम्परेचर को कितना राइज कर दिया भाई इसने, 140 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और भी दे रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिमेनिंग द सेम, टेम्परेचर रिंग सिंक का जो है वो सेम है, मतलब जो 25 डिग्री सेल्सियस था वही है। ओके, नाउ इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ सोल्व आउट कर लेते हैं, हम इसको सोल्व आउट सॉल्यूशन कैसे हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो ये है आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है, इसने आपको क्या दिया है, इसने आपको टेम्परेचर दिए हैं, एक T1 टेम्परेचर और दूसरा दिया है T2 टेम्परेचर। आपको पता है T1 टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर डिनोट किया था, ये किसका है सिंक का, और दूसरा क्या है भाई सोर्स का।
ठीक है। अब सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, सिंक इज ए कोल्ड बॉडी ना, उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो उसका टेम्परेचर कम कौन सा है आपके पास, सिंक का टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसको रिवर्स मत कर देना, इसको रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा सिंक का टेम्परेचर कम सोर्स का ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो सिंक अब्जॉर्ब करेगी ना हीट को। तो ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो मैं क्या करूंगी भाई, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास गिवन वैल्यूज है उनके अंदर कितना ऐड कर दूं, 273, ये आपने पढ़ा हुआ है, हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू किस में आ जाती है, केल्विन के अंदर आ जाती है। अब देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया आपके पास 25 के अंदर, यदि आपने 273 ऐड किया तो 5 और 3 8, एंड ये आपके पास हो गया 7 और 2 9, और ये आपके पास हो जाता है 298, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास 3 हो जाएगा, देन आपके पास 8 है, और ये क्या हो गया आपके पास 3, ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई केल्विन की। ओके, आपके पास दोनों टेम्परेचर आ चुके हैं। अब आपको तो एफिशिएंसी से मतलब है, आपको किससे मतलब है, एफिशिएंसी से, पूछा ही उसने आपसे एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, एफिशिएंसी T2 माइनस T1 अपॉन क्या था T2, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है फ्रॉम द कार्नोट साइकिल। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, वैल्यूज कहाँ है, वैल्यूज आपके पास है T2 की वैल्यू, T2 है 383, ठीक है, क्या है 383, माइनस कितना करना है 298, अपोन में T2 कितना है 383, ये आपके पास हो गया 383, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो 13 में से 8 जाएगा तो आपके पास 5 बच गया, ठीक है, और फिर आपके पास 7 में से 9 जाता है तो आपके पास कितना बचेगा 8, ठीक है, अपोन में क्या आ गया 385, ये आपके पास आ गया। इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा, इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स आती है 0.222, ठीक है 0.222। तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दीजिए, परसेंटेज, ये तो परसेंटेज में नहीं आई ना, तो परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट कर दीजिए। एफिशिएंसी क्या करते हो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए, जो वैल्यू आपके पास आई है उसको किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, वो किस में आ जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी, दैट इज 22.2%। बस इतना ही काम हुआ, इतना ही काम इसने करके दिया। जब 110 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस रखा आपने, इतना डिफरेंस रख दिया टेम्परेचर के बीच में, तो इसने कितना काम किया भाई 22.2% काम कर दिया। ओके, नाउ सेकंड कंडीशंस देख लेते हैं। ये फर्स्ट का केस था, सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, सेकंड कंडीशन में उसने कहा कि व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इफ द बॉयलर टेम्परेचर इज राइज। तो बॉयलर टेम्परेचर किसका होगा, बॉयलर टेम्परेचर तो वही होगा ना जो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसने यहाँ पे किसका डिस्कशन किया है भाई, T2 का डिस्कशन किया है। T2 इसका कितना था आपके पास, T2 इसका था पहले 110, लेकिन अब उसको कितना कर दिया है 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दोगे 140 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या ऐड कर दो आप 273, तो ये आपके पास कितना आ जाता है भाई, ये आपके पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 413 केल्विन, ठीक है। T1 आपने पहले ही देखा था, उसके साथ तो उसने कुछ छेड़खानी की नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस था, बोला कि सेम रहने दो, तो हमने उसको सेम रखा, और आपके पास क्या आ गया T1 आया आपके पास 298 केल्विन, ठीक है। ये आपके पास दोनों टेम्परेचर आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 अपॉन T2 क्या आ गया, T2 कितना है भी आपके पास 413 माइनस 298 अपॉन में 413, यही तो आएगा, आपने क्या लिखा है 413 एंड 298 का माइनस किया और उसके अपॉन में ये वैल्यू रख दी। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, ये वैल्यू जो सोल्व आउट होके आपके पास आएगी दैट विल बिकम्स 0.278, ठीक है। अब इस वैल्यूज को किसमें निकाल दीजिए, परसेंटेज एफिशिएंसी में, परसेंटेज एफिशिएंसी कितना परसेंट काम किया उसने, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए इस वैल्यू को, 0.278 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 27.8, 27.8। क्या देखा आपने यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये देखा कि यदि आपने क्या कर दिया है, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो सोर्स क्या करेगा, ज्यादा हीट प्रोवाइड कराएगा, जितने ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी वर्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। पहले केस में 110 था, 110 डिग्री सेल्सियस था, काम हो रहा था कितना, काम हो रहा था आपके पास 22.2%, लेकिन जैसे ही आपने 140 किया आपके पास एफिशिएंसी बढ़ गई 27.8, ठीक है। तो आपके पास 5% एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है, जैसे ही आप क्या करते हो सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है।
ये स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं मेन जो आपके पास है, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके पास क्या आएगी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या देखो? देखो अभी अभी आपने क्या देखा, आप यहाँ पे देख के आए हो कि जो कार्नोट इंजन था ना, कार्नोट इंजन जो था उसके अंदर आपने क्या देखा? एफिशिएंसी जब आप देख रहे थे तो एफिशिएंसी आप देखने लगे तो आपने कहा T2 माइनस T1 अपॉन T2 थी। ठीक है, जो कि क्या थी आपके पास? लेसर देन 1 थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था? ये आपको यही तो प्रूव करके दे रहा था कि टोटल हीट जो है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब हीट ज्यादा है और वर्क डन क्या है? कम है। टोटल हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, जो कि सोर्स से आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन बाय द हीट एब्जॉर्ब। यही तो आपने बोला, यही तो आपने कहा है कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो क्या होगा? इज लेसर देन, इज लेस देन किससे? द हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। ये बात हमें कार्नोट साइकिल ने बता दी है। ठीक है, उसने कहा कि सिर्फ आपके पास कुछ ही पार्ट जो हीट का एब्जॉर्ब होता है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है, कि वह जो हीट है उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट, एक कुछ पार्ट ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब रिमेनिंग हीट जो है, जो बची हुई हीट है, जो आपके पास रिमेनिंग हीट थी, रिमेनिंग हीट है, ये इकट्ठी हुई और कहाँ चली गई? सराउंडिंग में चली गई। ये किस में चली गई? सराउंडिंग में। रिमेनिंग हीट आपके पास कहाँ चली जाती है भाई? रिमेनिंग हीट गोज टू सराउंडिंग। ठीक है, वो हीट किस में चली गई है? सराउंडिंग में चली गई है। ओके, तो इसी को बेस मानते हुए सेकंड लॉ की जो डेफिनेशन दी गई है वो देखिए क्या होती है। सेकेंड लॉ की डेफिनेशन के लिए कुछ साइंटिस्ट ने, हम यहाँ पे 3 साइंटिस्ट की डेफिनेशन जो है उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो डेफिनेशन दी वो दी थी आपके पास कैल्विन ने, फर्स्ट डेफिनेशन दी थी कैल्विन ने। उसके बाद आए कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और थर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लेसियस स्टेटमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? क्लेसियस स्टेटमेंट। ओके, इन्होंने क्या क्या बोला वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, क्लेसियस स्टेटमेंट, उन सभी की जो भी इन्होंने डेफिनेशंस दी है सेकंड लॉ की, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसको? सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कैल्विन को। ठीक है, कैल्विन की क्या स्टेटमेंट थी? कैल्विन की क्या स्टेटमेंट थी कार्नोट साइकिल देखने के बाद? कैल्विन की स्टेटमेंट, ठीक है, कैल्विन ने ये कहा कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कि हमारे पास जो टोटल हीट आती है ना रिजर्वर की, उसको कंप्लीट वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए बिना इसके ट्रांसफर के, कि आपके पास विदाउट ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। जब तक बॉडी सोर्स से सिंक को एनर्जी नहीं जाएगी तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम टोटल हीट को किस में कन्वर्ट कर दे भाई? वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे। उनके स्टेटमेंट जो थी, उनके वर्ड्स में वो क्या थी? दैट इज इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible, it is impossible for a cyclic process, for a cyclic process, for a cyclic process, it is impossible for a cyclic process that heat of the reservoir, that heat of the reservoir, heat of the रिजर्वर जो है हीट की, ठीक है, रिजर्वर की जो हीट है, रिजर्वर हीट ऑफ द रिजर्वर कंप्लीटली converted into work, completely converted into work। ठीक है, completely converted into work without transferring it, without transferring it, transferring, F E R
ing, transferring it from hotter body to colder body. ठीक है, यही तो कहा उन्होंने, हमने भी तो यही बोला है कि आपके पास क्या है, केल्विन ने ये कह दिया कि यदि आप किसी साइक्लिक प्रोसेस को देख रहे हो, आप कोई किसी साइक्लिक प्रोसेस को देख रहे हो, तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है कि जो हीट होती है ना रिजर्वर की, जो हीट रिजर्वर की है, मतलब जो हीट सोर्स से आई है, उसको आप कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दो, कंप्लीटली उसका कन्वर्जन किस में कर दो आप, वर्क के अंदर कर दो, कंप्लीटली कन्वर्जन इनटू वर्क जो है इम्पॉसिबल है। कब तक इम्पॉसिबल है, जब तक आप ट्रांसफर नहीं करते हो हीट को हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक, मतलब सोर्स से यदि सिंक को यदि हीट ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है, सोर्स से यदि हीट जो है वो सिंक को प्रोवाइड नहीं की जाती है, तब तक आपके पास इम्पॉसिबल है कि आप क्या कर दो, कंप्लीट हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सको। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, या आप इनको ये भी बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में इन्होंने क्या कहा था, और दूसरी स्टेटमेंट जो इन्होंने दी थी वो क्या दी थी भी आपके पास, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is impossible to convert heat completely into mechanical work, हम हीट को पूरी को मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैकेनिकल वर्क without leaving some effect in the system or surrounding, ये उन्होंने कहा, ये बात भी उन्होंने बोली। ठीक है, बात तो वही थी कि भाई आपके पास क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क, मैं हीट को कंप्लीट वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक मेरे पास क्या ना हो, कोई ना कोई लिविंग इफेक्ट ना दिखे, कोई ना कोई लिविंग इफेक्ट का मतलब है हीट वहां से लीव इट ना हो, या तो सिस्टम के अंदर चली जाए या सराउंडिंग के अंदर चला जाए, हीट का लॉस यहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, यही उन्होंने कहा था कि हमारे पास वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क डज नॉट अकर एट ऑल कंडीशंस। ठीक है, किसी कंडीशन पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हो कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड, ये बात आप याद रखेंगे कि जो वर्क है ना, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट क्या नहीं होगा, बट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ heat into work is not done, या आप कह सकते हो is impossible at all the conditions, ठीक है, यही उन्होंने कहा था कि हम क्या बोल रहे, जैसे हमने पीछे कहा था कि आपने क्या कर रखा था, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया था कि सपोज ये आपके पास क्या है, वर्क है, ये वर्क था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने हीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हीट किसकी होगी आपके पास, ये टेम्परेचर T2, और ये यहाँ पर मैं टेम्परेचर ले लूं T1 का, जो कि सिंक का हीट है। ठीक है, सिंक की हीट है, तो देखिए यहाँ से इस हीट से यहाँ पर कन्वर्जन होना, मतलब मैंने बीच से लाइन लगाई है, बीच से लाइन लगाने का मतलब है कंप्लीट नहीं हुई है, वो क्या है भाई, पार्शियली जो है हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट हुई है, लेकिन देखो यहाँ पर जो साइन लगाया है, ऊपर जो लगाया है, वो क्या लगा रखा है भाई, हमारे पास कंप्लीट हीट का वर्क के अंदर ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन इस हीट का
वर्क के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर क्या है आपके पास, इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही आपने जब आपने हीट इंजन देखा था, जब हमने हीट इंजन की स्ट्रक्चर शो करके बताया था आपको कि आपके पास ये सोर्स था, ठीक है, ये आपके पास हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर T2 था, ओके, और बीच में मैंने क्या लिया था, हीट इंजन लिया था, और बाद में क्या लिया था, नीचे नीचे मैंने T1 लिया था। ठीक है, तो हमने क्या कहा था भाई, यहाँ से हीट Q2 अमाउंट में आई और यहाँ तक आते आते वो Q1 अमाउंट में पहुंच गई, क्योंकि यहाँ सारी हीट जो हीट इंजन था उसने यूज नहीं की वर्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यूज हुई थी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यूज हुई थी, दैट्स वाई वो हीट लॉस हो गई और किसने ले ली, सिंक ने ले ली। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन दी थी कैल्विन ने क्या बोला कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये इम्पॉसिबल है कि सारी हीट रिजर्वर की किसमें कन्वर्ट हो जाए, उसने रिजर्वर वर्ड यूज किया, सोर्स और सिंक का मतलब बताया कि रिजर्वर की सारी हीट को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि कुछ अमाउंट में हीट हम किसको ना दे दे, कोल्डर बॉडी मतलब सिंक को ना दे दे। ठीक है, उसी डेफिनेशन को उन्होंने इस तरह से भी बोला कि कंप्लीट कन्वर्जन आपके पास मैकेनिकल वर्क के अंदर हो जाना हीट का क्या है, इम्पॉसिबल है। और उसी वर्ड को इन्होंने लास्ट में जो मैंने लिखा है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क को कन्वर्ट किया जा सकता है हीट के अंदर, लेकिन हीट को कंप्लीट वर्क के अंदर कन्वर्जन जो है आपके लिए इम्पॉसिबल है। ये डेफिनेशन दी कैल्विन ने। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यस, सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, साइंटिस्ट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट थी जो आई थी आपके पास, स्टेटमेंट। ठीक है, बात सारी कार्नोट वाली ही बोली, बात सारी इन्होंने कार्नोट साइकिल वाली ही बोली, इसलिए हमने कार्नोट साइकिल को पहले स्टडी किया है। ठीक है, अब देखिए कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या थी। उन्होंने क्या देखा कि कार्नोट इंजन के अंदर, उन्होंने भी कार्नोट इंजन को ध्यान में रखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन के अंदर, कार्नोट हीट इंजन के अंदर क्या हो रहा था भाई, टेम्परेचर T1 T2 के यदि बराबर हो जाए, ठीक है, यदि दोनों टेम्परेचर एक ही जैसे हो, वो आपके पास जो वर्क डन है वो क्या हो, सेम टेम्परेचर पे हो, तो उस टाइम जो वर्क डन निकल के आया था वो आपके पास यही आया था, 0 ही आया था ना। यही तो हमने बताया था कि यदि सेम टेम्परेचर के ऊपर आपका हीट इंजन वर्क करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो कैल्विन प्लैंक्स ने इसी को क्या कर दिया, सेकंड लॉ की डेफिनेशन के तौर पर बताया। उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक्स उन्होंने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible it is impossible it is impossible it is impossible क्या impossible है आपके लिए, to construct to construct to construct a perpetual motion a perpetual motion machine perpetual motion machine. It is impossible to construct a perpetual motion machine that work continuously. तो क्या कर सके, that work continuously, ठीक है, continuously, जो continuously वर्क कर सके by removal of heat, by removal of heat from the thermal reservoir, ठीक है, thermal reservoir, here we will write here the thermal reservoir, RESERVOIR, ठीक है, ये होता है रिजर्वर। ना देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये इम्पॉसिबल है, कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप कोई एक ऐसी मशीन बना दो, टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन, कि आपके लिए एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाना मुश्किल है जो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहे, चाहे आप क्या कर दो, थर्मल हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते रहो, ठीक है, आपके पास रिजर्वर है, वहां से हीट ले लेकर कंटिन्यूअसली वर्क करना,
ठीक है, किसी भी मशीन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम ये मशीन फॉर्म नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन दैट वर्क कंटिन्यूअसली बाय रिमूविंग by a removal of heat from the thermal reservoirs। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन उन्होंने दी, या इसी को आप क्या बोल सकते थे, उन्होंने इसी डेफिनेशन को इस तरह से भी बोल दिया कि इन कार्नोट साइकिल, इन ए कार्नोट साइकिल, इन ए कार्नोट साइकिल, जब कार्नोट साइकिल के अंदर ए सिस्टम इज कनेक्टेड टू, हीट तो तभी लेगा ना जब सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा रिजर्वर से। ए सिस्टम इज connected to, a system is connected to a single heat reservoir, is connected to a single heat reservoir। ठीक है, single heat reservoir to produce positive amount of work, to produce positive amount of वर्क। ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इन द सराउंडिंग। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने ये कहा है कि यदि मैं कार्नोट साइकिल के अंदर देखूं ना, इन ए कार्नोट साइकिल ए सिस्टम इज कनेक्टेड टू ए सिंगल हीट रिजर्वर। हमने सिस्टम को किससे कनेक्ट कर दिया है, सिंगल हीट रिजर्वर से। ठीक है, हीट रिजर्वर से उसे कनेक्ट कर दिया है, तो जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा वो कैसा वर्क डन होगा, आपके पास पॉजिटिव वर्क डन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सराउंडिंग में जो वर्क प्रोड्यूस करेगा दैट वन इज सिंगल वर्क डन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आप इसको यहाँ लिख रही हूँ कि आपके पास क्या था भाई, ये एक थर्मल रिजर्वर था, ये एक थर्मल हीट रिजर्वर है जिसका टेम्परेचर T2 है। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, ये मशीन मान लो, तो ठीक है, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से जो वर्क डन होगा ना, यहाँ से जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन किस में हो जाएगा, वो वर्क डन सराउंडिंग में वर्क डन होगा, तो वो कैसा हो गया, आपके पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो इसने कहा है कि कार्नोट साइकिल के अंदर यदि मैं किसी सिस्टम को किसी एक सिंगल रिजर्वर से कनेक्ट कर दूं, तो जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा दैट इज द वर्क डन इज हियर पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द सराउंडिंग। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन यहाँ पर सराउंडिंग के केस में होगा। ये प्लान जो है आपके पास डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है कैल्विन प्लंक्स ने। ठीक है, तो उन्होंने दो बातें बोली, एक जैसी ही दो बातें बोल दी कि यहाँ हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एक ऐसी मशीन फॉर्म कर दे जो कंटिन्यूअसली हीट लेती रहे और क्या करते रहे, काम करती रहे विदाउट रिमूवल ऑफ हीट। ठीक है, बिना किसी हीट को छोड़े हुए, बट मैंने वहां लॉस ना करे हीट को, ऐसी कोई मशीन फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर यदि मैं सिस्टम को किसी रिजर्वर से कनेक्ट कर दूं, तो उस टाइम क्या होता है आपके पास, द हीट रिजर्वर तो प्रोड्यूस पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इन द सिस्टम, तो उस टाइम आपके पास पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन आपके पास प्रोड्यूस होता है। ये डेफिनेशन दी थी कैल्विन प्लंक्स। तो थर्ड जो डेफिनेशंस दी गई वो दी गई है आपके पास क्लैसियस। किसने दी है, क्लैसियस ने। ठीक है, क्लैसियस ने क्या डेफिनेशन दी है, क्लैसियस के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट थी उसकी, क्लैसियस की जो स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट ठीक है, क्लैसियस की स्टेटमेंट ये थी कि उन्होंने कहा कि जब आप देख रहे थे कि कार्नोट हीट इंजन के अंदर वर्किंग कब हो रही थी, एफिशिएंसी कब आ रही थी, जब आपने दो टेम्परेचर्स का डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो इन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन दैट इज एबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। बस इन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो आपके पास कैल्विन ने कहा था वो तो ये कहा कि मैं मशीन बना ही नहीं सकता जो कि कंप्लीट हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे विदाउट लूजिंग एनी अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कोल्डर और हॉटर बॉडी का डिस्कशन किया और डेफिनेशंस दे दी थी किसकी, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी सेकंड लॉ की डेफिनेशन, दैट इट इज इम्पॉसिबल to construct a machine आप ऐसी नहीं बना सकते, to construct a machine that is able to transfer कहाँ से, heat from
a colder body, heat from a colder body, heat from a colder body, ठीक है, colder body to the hotter body, to the hotter body, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसी मशीन बनाना ही इम्पॉसिबल है जो क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर दे कहां से कहां तक, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी, विदाउट यूज, विदाउट विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंसीज, एजेंसीज, ठीक है। ये इन्होंने बोला, ठीक है, कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम एक ऐसी मशीन फॉर्म कर दें जिसके अंदर हीट को कहां से कहां भेजा जाए भाई, हीट को हम भेज दे सिंक टू सोर्स, सिंक टू सोर्स भेज दे, ठीक है, कि वहां पर वो क्या करे, बिना किसी की हेल्प से ही इस हीट को कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी तक पहुंचाना क्या नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपके पास हीट जो है कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की साइड ट्रांसफर हो सकती है। ये डेफिनेशन दी थी क्लेसियस स्टेटमेंट ने, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन जो थी वो आई आपके पास सेकंड लॉ की स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। आप मतलब आप इसमें टोटली यही बोल सकते हो कि हमारे पास जो एफिशिएंसी देखी थी ना हमने कार्नोट साइकिल के अंदर, कि एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकती, कभी एफिशिएंसी 1 के इक्विवेलेंट हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो लॉस होगा सराउंडिंग के अंदर। यही स्टार्टिंग में केल्विन ने कहा है, केल्विन ने यही कहा आपको कि हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि ऐसी मशीन फॉर्म कर दी जाए जो बिना किसी लिविंग इफेक्ट के क्या करती रहे, कंप्लीट हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सेकंड जो आपके पास केल्विन प्लंक्स थे उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि परपेचुअल मोशन मशीन बनाना मुश्किल है जो कंटिन्यूअसली क्या करती रहे, रिजर्वर से हीट ले लेके काम करती रहे विदाउट कि वो वहां से थोड़ी बहुत हीट सराउंडिंग में छोड़े, ठीक है। क्लेसियस ने आपके पास बोल ही दिया है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसी मशीन को फॉर्म करना जो हीट को कहाँ ट्रांसफर करे, हीट ट्रांसफर करे कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी के अंदर, ठीक है। वो कहाँ ट्रांसफर करे, कोल्डर बॉडी से किस में ट्रांसफर कर दे, ये आपके पास कोल्डर बॉडी से, कोल्डर बॉडी से किस में ट्रांसफर करे, हॉटर बॉडी में, विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से, विदाउट किसी, अपने आप नहीं कर सकती, उसे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है, कि हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं कार्नोट साइकिल की, फिर हमने उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे, एंड देन हमने देखा है स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किन किन साइंटिस्ट ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या स्टेटमेंट्स आपको दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास, थैंक यू वेरी मच।